बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बेटा इसको आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और वो जो स्ट्रेट वायर है वो किसकी बनी हुई है? मेटल की या कॉपर की बनी हुई वायर है। उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल एल है। और उस वायर में से करंट गुजर रहा है और वो वायर में से करंट जो गुजरता है 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर कितना भी हो सकता है, आई से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और उस करंट कैरिंग रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? बी है। तो ये एक स्टोरी है जो आप समझिए कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रॉड है और इस रॉड के अंदर से क्या चीज़ गुजर रही है? आंसर है करंट गुजर रहा है और करंट की अमाउंट कितनी है? आई है। और इसको हम क्या बोलेंगे? करंट कैरिंग रॉड। और ये किसका बना हुआ है? मेटल का। कौन सी मेटल यहाँ पे डिस्कस की गई है? आंसर है कॉपर। और इस करंट कैरिंग रॉड को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगी? आपको पता है, हम मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड भी हासिल कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट से या इलेक्ट्रोमैग्नेट से। और इस करंट कैरिंग रॉड को जब हम उस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस रॉड पर एक फोर्स लगेगी। उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड, यानी ऐसे रॉड पे फोर्स लगी है जो कि करंट कैरी कर रहा है या जिसमें से करंट गुजर रहा है। और उस रॉड को हमने कहाँ पे रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को रखा हुआ है बेटा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, एफएसई लेवल पे ये लफ्ज़ बोला जा रहा है। अदरवाइज इसका नाम जो होता है, इसका नाम मैग्नेटिक इंडक्शन होता है या इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है? बी। और उस वायर में से जो करंट गुजरा है वो बेटा कितना है? आई करंट है। और वायर जो है जिसकी लेंथ है वो कितनी है? कैपिटल एल। 2 मीटर 3 मीटर कितने भी मीटर हो सकती है। और बेटा यहाँ पे एक एंगल होगा जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसके दरमियान और जो रॉड है जिसकी लेंथ एल है, लेंथ के दरमियान एंगल होगा, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है अल्फ़ा से। ये टर्म्स मैंने आपको बता दी। अब एक चीज़ आप जानते हैं बेटा कि जब भी किसी वायर से करंट गुजरता है, आप पिछले आर्टिकल में स्टडी कर चुके हैं कि जब भी एक वायर से करंट गुजारा जाता है उस वायर के गिर्द क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। जितना करंट ज़्यादा गुजरता है मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग पैदा होगी, और जितना हम इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम होती जाएगी, जितना पास आते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी वायर से करंट गुजरता है उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है या वो वायर एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करने लग जाती है। तो ये डायग्राम से आपको सारी स्टोरी समझ आएगी बेटा। देखिए डायग्राम में क्या है बेटा, ये हमारे पास ना एक मेटल की रेल है, ठीक है। ये मेटल की बनी हुई ऐसे एक पटड़ी है और एक मेटल की बनी हुई ये पटड़ी है। यूँ समझिए, ये एक मेटल की रेल है, ये एक मेटल की रेल है। ये 2 मेटल की रेल्स हमने ले ली। एक रेल को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये देखिए, और दूसरी रेल को यहाँ पे रख दिया इस तरह। तो आपको पता है बोर्ड पे एक यहाँ बना दी, दूसरी ऐसे हवा में तो मैं बना नहीं सकता। तो ये एक रेल है, ये जो यहाँ बनाई है इसको आप ऐसे कंसीडर कर लें, ये ऐसे 2 मेटल की रेल्स पड़ी हुई हैं। तो डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए? मेटल की रेल्स चाहिए, एक हमको बैटरी चाहिए और एक रॉड चाहिए जो कि इन रेल्स के ऊपर ऐसे मूव कर सके, और फिर हमको एक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। बात समझ गए? तो ये मेटल की रेल्स बिल्कुल ऐसे है, आप समझ लें, ये जैसे 2 मार्कर्स हैं, ये एक रेल है, दूसरी मेटल की ये रेल है, ठीक है। और इन रेल्स के ऊपर एक हमने रॉड रखा हुआ है, ये रॉड जो इनके ऊपर इजीली मूव कर सकता है, मूवेबल है, ठीक है। और बाहर से हम एक मैग्नेट लगा के इसको क्या अप्लाई कर देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह है, ये एक रेल, ये दूसरी रेल और इसके ऊपर ये क्या है? मूवेबल रॉड है, ठीक है। तो
सबसे पहले ये जो रेल्स हैं इनकी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, ये राड इजीली इसके ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन लेस मेटल रेल्स ले ली हमने। और बेटा यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी। बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और इसके ऊपर हमने एक मूवेबल राड रख दी है ये। और ये जो राड मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है इसको बेटा मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। ये राड इसके ऊपर ऐसे आसानी से मूव कर सकता है, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है। अब आपको और क्या चाहिए? मूवेबल राड तो हमने इसके ऊपर रख दिया, ये भी हमने ले ली। और बेटा इसके लिए आपको एक मैग्नेट चाहिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सके। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट है, इस पूरी अरेंजमेंट में जो भी हमने लिया है, इस पूरे निज़ाम को हमने बाहर से क्या अप्लाई करना है? आंसर है बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की? आंसर है बी होगी। ठीक है, और ये सारी बेटा मैंने आपको जो डायग्राम है ये समझा दी। तो अब क्या होगा? आप जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो वो है जो हमने बाहर से अप्लाई कर दी है, और जो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन को मैंने इस लाइन से शो किया हुआ है। बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, और इसको मैंने ये ऐसे एक वेक्टर से शो कर दिया। इसके बाद इस बैटरी की वजह से जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि ऐसे फ्लो कर रहा है। अब आप जानते हैं बेटा कि एक मैग्नेटिक फील्ड वो है जो इस राड के अंदर करंट गुजरने की वजह से इसके गिर्द पैदा होगी। ऐसे है ना, पिछले आर्टिकल में पढ़ के आए हैं। इस राड के गिर्द क्या पैदा हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये राड एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। किसके कारण? आंसर है यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के फ्लो की वजह से ये राड एक मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अब ये राड एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से लगाई हुई है। दो मैग्नेट का आमना सामना हो गया ना, एक मैग्नेट बाहर से इसको फोर्स लगा रहा है, ऐसे बाहर से मैग्नेट लगा हुआ है यहाँ पे, और एक मैग्नेट ये राड खुद बन चुका है। तो जब ये राड भी एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा है और इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बाहर से लगाई हुई है, तो यहाँ पर दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द पैदा हुई है, या ये जो राड एक मैग्नेट बना है, इस मैग्नेट पर दूसरा मैग्नेट क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो जब इस राड पर बेटा फोर्स लगेगी, ये राड यहाँ से चलने लगेगा। तो वही हमने कैलकुलेट करनी है कि वो फोर्स कितनी होती है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर से सुन लें, एक मैग्नेट वो है जो हमने बाहर से अप्लाई किया हुआ है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, और एक मैग्नेट कौन सा होगा? ये राड जो कि करंट के इसके अंदर से गुजरने की वजह से बनता है। तो बाहर वाला मैग्नेट समझ लो इस वाले मैग्नेट पे क्या लगाता है? फोर्स। ये भी उस पे लगाता होगा, ये नहीं भी वो ही इस पे लगाता है, ये भी उस पे लगाता होगा। तो वो जो इस पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से ये राड यहाँ से मूव करेगा। वही फोर्स हमने आज कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला बनाना है, देखना है वो फोर्स डिपेंड किस पे कर रही है। तो ये चीज़ हम बेटा सारी निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि वो जो फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यहाँ पे मैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिपेंडेंसी ऑफ फोर्स जो इस राड पे लगेगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वो फोर्स जो इस राड पे लगनी है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वो फोर्स बेटा उतनी ज़्यादा लगेगी जितना इस राड से करंट ज़्यादा गुजरेगा। क्या ख्याल है? इसकी लॉजिक भी पेश करता हूँ बेटा। जितना ज़्यादा इसके अंदर से करंट गुजरेगा, बात समझ गए, ये राड के गिर्द उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। तो इस मैग्नेट पर ज़्यादा फोर्स लगेगी। आपको पता है कि वीक मैग्नेट हो तो कम फोर्स लगाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो तो ज़्यादा फोर्स लगाता है। तो जब करंट ज़्यादा है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, तो बाहर वाला मैग्नेट इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा और ऐसे मैंने लिख दिया। फिर हमने देखा ये राड पर जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, वो फोर्स डिपेंड करती है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? बी। मतलब बाहर से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बेटा अप्लाई करके रखी है, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो समझ लो वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएगा। आपको पता है एक बड़ा मैग्नेट हो, ठीक है,
जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इधर हमने देखा करंट ज़्यादा होने से मैग्नेटिक फोर्स जो है ज़्यादा लगती है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा कर दें हम, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ा दें तो भी इस पर लगने वाली फोर्स बढ़ जाती है। इसके बाद एक और चीज़ देखी गई, फोर्स उतनी ज़्यादा लगती है जितना रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी, जितनी रॉड की लेंथ ज़्यादा होगी। सर कैसे? देखो, अगर रॉड इतना सा है, देखो ये रॉड है सिर्फ इतना सा, यूँ समझ लें सिर्फ इतनी लेंथ है रॉड की, ठीक है। तो ये रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इतने हिस्से पे फोर्स लगाएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर रॉड हम इतना बड़ा ले लेते हैं तो इतने पूरे रॉड से करंट गुजरा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी फोर्स लगाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मुझे बताओ, छोटे रॉड पर ज़्यादा उसको जगह मिल रही है फोर्स लगाने के लिए या बड़े रॉड पर ज़्यादा फोर्स लगेगी? तो आंसर है बड़े रॉड पर। पूरे इसका पार्ट या हिस्सा इसका बढ़ चुका है मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये ज़्यादा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स भी ज़्यादा हिस्सों पे लगेगी, नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, ठीक है। तो फिर टोटल फोर्स भी इस पर बढ़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी है, इतनी सी है, उसको धक्का लगा रहे हैं, तो उसको कितने लोग धक्का लगा सकते हैं? तो इतनी गाड़ी को 2 लोग ही ऐसे धक्का लगाएंगे तो पूरे आ जाएंगे। एक गाड़ी बड़ी है इतनी सारी, उसको अगर धक्का लगाएं लोग, तो मुझे बताओ उसको कितने लोग धक्का लगा पाएंगे? उसको 4 से 5 लोग धक्का लगा सकते हैं। जो छोटी गाड़ी है उसको धक्का लगाने की जगह ही इतनी सी है, तो उसको धक्का लगाने वाले लोग भी कम होंगे, उस पर फोर्स भी कम ही लगेगी। अगर गाड़ी की बैक साइड बहुत बड़ी है, इतनी उसकी विड्थ है, तो फिर उसको धक्का लगाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग फोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे और फोर्स की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगी। इधर भी ऐसा ही है। अगर रॉड का छोटा सा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फिर छोटे से पोर्शन पे छोटी सी फोर्स लगेगी। रॉड का बड़ा पोर्शन आएगा तो बड़े सेगमेंट पे जो है हर तरफ फोर्स लगेगी, टोटल फोर्स उतनी ज़्यादा लग पाएगी। तो ऐसा देखा गया फोर्स लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद बेटा एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ थीटा के, या साइन ऑफ अल्फा लिख लें, चूंकि मैंने अल्फा लिखा हुआ है। ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली देखी गई। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आपको बोर्ड पे फोर्स लगानी है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से फोर्स लगानी है, ऐसे लगाते हैं, मुझे बताइए ऐसे ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे या अगर आप ऐसे लगाते हैं तब ज़्यादा लगा पाएंगे, या आप ऐसे लगाते हैं? तो आंसर है यहाँ पे हाथ मेरा ही है, ऐसे फोर्स बहुत ज़्यादा इसको ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर यही फोर्स ऐसे करके लगाई जाए तो उतनी फोर्स इसको नहीं लगेगी। अगर यही फोर्स का एंगल ऐसे कर दिया जाए तो फोर्स उतनी कम लगेगी। आपको इसके एक और एग्जांपल देता हूँ। एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है। आप यहाँ पे रखेंगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे फोर्स कम हो जाएगी, ऐसे कर देंगे फोर्स कम हो जाएगी, ऐसे कर देंगे फोर्स चेंज हो जाएगी। तो मैग्नेट में भी अगर हम ऐसे दो मैग्नेट के दरमियान एंगल चेंज करते हैं तो दोनों के दरमियान क्या चेंज हो जाती है? फोर्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इस रॉड पर जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ने इस रॉड पर फोर्स लगानी है वो साइन ऑफ अल्फा या साइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करती है। तो बेटा अब तक हमने कितने फैक्टर्स देख लिए? हमने 4 फैक्टर्स देख लिए कि फोर्स जो है जो इस रॉड पर लगती है, कौन सी फोर्स है? इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों लगी? क्योंकि इसके अंदर से करंट गुजरता है। क्यों लगी? क्योंकि ये एक मैग्नेट बन जाता है। तो मैग्नेट को फोर्स कौन लगा सकता है? कोई दूसरा मैग्नेट। तो ये रॉड भी एक मैग्नेट है, बाहर भी एक मैग्नेट है। बाहर वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? B। और ये भी रॉड है, इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इस रॉड पे एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होती है। और वो जो फोर्स है वो इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो अब बेटा हम इनको कंबाइन करेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू लेंथ इंटू B इंटू साइन ऑफ अल्फा। ये ऐसा लिखा जा सकता है। फिर आपको पता है यहाँ पे F आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे, इक्वलिटी का साइन आएगा, और यहाँ पे बेटा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आ जाएगा। यहाँ पे करंट I आ गया, लेंथ L आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगी, साइन ऑफ अल्फा ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, बेटा इसकी वैल्यू याद रख लो कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। ये MCQ के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो फोर्स है करंट कैरिंग रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स वो बराबर है के की जगह 1 आ गया आई इंटू एल इंटू बेटा क्या है बी इंटू क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा या थीटा जो भी है। तो ये हमने बेटा फोर्स को कैलकुलेट कर लिया या इसका फार्मूला बेटा हमने बना लिया जो उस रॉड पे लगने वाली फोर्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया, यहाँ पे ये लिख लिया है। अब मुझे बताइए कि ये जो फोर्स है ये क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? आंसर है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या चीज़ है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास कितनी चीज़ें होती हैं? आंसर है 2 चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है, एक डायरेक्शन होती है। तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा और सेट करता हूँ। आपको पता है कि बेटा अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर हम इस फार्मूला को कैसे लिख सकते हैं? आप लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने से या क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट तो आपको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे मैंने करंट को ऐसे लिख दिया। पीछे कौन बचा? एल और बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेंथ आपको पता है कैपिटल एल है, यहाँ पे एल बी साइन ऑफ अल्फा आ रहा है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ये फार्मूला, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर इंटू क्या है साइन ऑफ थीटा। अब ये लेंथ का वेक्टर है, इसको मैं क्रॉस क्या लिख सकता हूँ? क्रॉस में बी लिख सकता हूँ। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे लेंथ जो है इसको भी हम एज अ वेक्टर ले रहे हैं और करंट क्या है? स्केलर। तो ये बेटा मैंने फोर्स का फार्मूला यहाँ पे बना दिया। तो अब फोर्स को आप वेक्टर के फोर्स को आप ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी आई इंटू एल क्रॉस क्या है? बी। अगर आप इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास फोर्स आ जाएगी आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये फोर्स की मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसका एज अ वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे ये वेक्टर लगा दें, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाया जाएगा। ठीक है जी। तो फाइनली हमने जो रॉड पे लगने वाली फोर्स है उसका फार्मूला बना लिया और देख लिया फोर्स बराबर है आई इंटू क्या है? एल क्रॉस क्या है? बी। बेटा ये है वो फोर्स जो इस रॉड पे लगती है। अगर आपसे पूछा जाए ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है तो आंसर है ये करंट पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ रॉड पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और जो एंगल थीटा है यहाँ पे अल्फा लिया है उस पर डिपेंड करती है। याद रखो एंगल हमने किसके दरमियान लेना है? मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और ये जो लेंथ है उसके दरमियान। वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल होता है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि एंगल किसके दरमियान है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे ये फोर्स डिपेंड करती है। अगर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो फिर से ये चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ क्या है? इसको अगर हम देखें तो ये फोर्स की क्या चीज़ है? ये बेटा फोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये जो एन कैप होता है ये फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है जी। तो बेटा अब आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि फोर्स जो है उसकी जो है डिपेंडेंसी किन फैक्टर्स पर है। तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास आई एल बी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, मैं एज अ वेक्टर लूंगा अगर तो यहाँ पे वेक्टर लगा लें, यहाँ पे आपको एन कैप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। तो बेटा ये मैंने उस फोर्स की मैग्नीट्यूड लिख ली। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो फोर्स है ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और साइन ऑफ अल्फा पे डिपेंड करती है। अब ये सवाल है कि ये फोर्स मैक्सिमम कब आएगी। क्या सवाल है? मैक्सिमम। तो आपको पता है बेटा साइन का आंसर मैक्सिमम कब आ सकता है? करंट भी वही रखना है, लेंथ भी वही रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही रखनी है, बस एंगल चेंज करना है। तो मुझे बताइए एंगल चेंज करने से फोर्स जो है मैक्सिमम कब आ सकती है? तो बेटा साइन का अगर एंगल 90 हम ले लें तो इसका आंसर 1 आता है। तो याद रख लो रॉड पे लगने वाली जो मैक्सिमम फोर्स होगी बेटा वो बराबर आ जाएगी आई इंटू एल इंटू बी। यहाँ पे साइन ऑफ कितना आ जाएगा? 90। यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू एल इंटू बी साइन 90 कितना होता है? 1। तो मैक्सिमम फोर्स जो होती है बेटा आई एल भी होती है, ये आपको याद रखना है। हम इस तरह से जो है फार्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये फार्मूला को देखिए, इस वाले को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला देखें, यहाँ पे एफ आ गया है ऐसे ही, और ये जो चीज़ है ये क्या है? इसको हम मैक्सिमम फोर्स लिख सकते हैं एफ एम।
और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ अल्फा है। तो ये आपके पास मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम फोर्स कब आती है और कितनी आती है ILB। ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कितनी होती है, तो ILB। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मैक्सिमम फोर्स किस एंगल पे मिलेगी, तो फिर आप बताएंगे ये 90 के एंगल पे मिलेगी। ये भी एक MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। अगर हम ये फोर्स के जनरल फार्मूले के अंदर मैक्सिमम फोर्स को इन्वॉल्व करेंगे तो इसको मैक्सिमम फोर्स कह दिया, साइन ऑफ अल्फा यहाँ पे आ जाएगा। तो फोर्स का हम इस तरह भी फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया कि फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कब मैक्सिमम होती है। अब अगला सवाल है कि यही फोर्स मिनिमम कब हो सकती है। क्या सवाल है कि ये फोर्स जो है मिनिमम कब लगेगी उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि ये मिनिमम कब हो सकती है। देखिए, ये मैंने मैक्सिमम के बारे में बताया, अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये मिनिमम कब लगेगी। ये फोर्स जो है मिनिमम कब होगी, तो बेटा जब करंट, मैग्नेटिक फील्ड और सारी चीज़ें वही रखेंगे तो मिनिमम की कंडीशन सुन ले। आपको जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और उसके दरमियान, या तो वो एंगल कितना होना चाहिए 0 डिग्री, या वो एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये भी आपका एक MCQs है कि किस कंडीशन पर जाके फोर्स जो है मिनिमम हो सकती है। और अगला सवाल है कि मिनिमम फोर्स कितनी होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ कितना है, यहाँ पे थीटा कर लें, अल्फा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको होता है 180 पुट कर दें या 0 पुट कर दें, जो साइन 0 होता है ये भी 0 होता है, और साइन 180 भी बेटा कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया ILB साइन ऑफ, यहाँ पे 0 लिख दें या 180 लिख दें, तो फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, फोर्स का आंसर 0 आ जाएगा। तो याद रख लो मिनिमम फोर्स जो है वो कितनी हो सकती है रॉड पर, 0 हो सकती है। और आपसे वो पूछ ले किस कंडीशन के तहत 0 होगी, तो अगर तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड सारा कुछ मौजूद है तो एंगल 0 हो जाए तब भी फोर्स 0 हो जाती है, एंगल 180 हो जाए तब भी फोर्स 0 हो सकती है। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है फॉर एग्जांपल एंगल जो है वो एंगल 0 नहीं है ना ही एंगल 180 है, तो बताओ फोर्स 0 कैसे हो सकती है। तो फिर बेटा फोर्स और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स करंट पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। अगर इसकी वजह से 0 जवाब नहीं आ रहा तो फिर फोर्स 0 कैसे हो सकती है, तो सुन ले फोर्स 0 होने के क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। नंबर 1, वहाँ पे करंट 0 हो जाए तब भी फोर्स 0 हो जाती है, वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए तब भी फोर्स 0 हो जाती है, लेंथ आपने ली नहीं तो लेंथ अगर 0 है तब भी फोर्स 0 है। वैसे लेंथ तो लेना ही पड़ेगी कुछ ना कुछ, या लेंथ लेते नहीं है तो फोर्स किस पे लगनी है, लगनी कोई नहीं। या आपके पास एंगल 0 हो जाए या आपके पास एंगल 180 हो जाए। ठीक है, याद रखो अगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड सारा कुछ मौजूद है तो फिर जो फोर्स 0 होती है वो तभी होगी अगर एंगल 180 आ जाए या एंगल 0 आ जाए। ठीक है, अगर एंगल इस केस वाला नहीं है तो फिर फोर्स 0 कब हो सकती है, तो फिर बेटा फोर्स तब 0 हो सकती है या तो करंट 0 हो जाए या मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए या लेंथ 0 हो जाए। इसके अलावा ओवरऑल टोटल क्या पॉसिबिलिटीज हैं फोर्स के 0 होने की, करंट 0 हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड 0 रखने से फोर्स 0 हो सकती है, लेंथ 0 करने से फोर्स 0 हो सकती है, या एंगल 0 करने से फोर्स 0 हो सकती है, या एंगल 180 एडजस्ट करने से फोर्स 0 हो सकती है। तो ये मैंने आपको तमाम तर पॉसिबिलिटीज बता दी कि फोर्स कब कब 0 हो सकती है। अगर आपसे वो पूछे एंगल 0 नहीं है तब फोर्स कब 0 होगी, तो फिर आपने बताना है लेंथ के 0 होने से, मैग्नेटिक फील्ड के 0 होने से, या करंट के 0 होने से। अगर वो बोले ये लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड तीनों चीजें मौजूद हैं फिर फोर्स कब 0 होगी, तो फिर एंगल 180 हो सकता है या एंगल जो है वो 0 हो सकता है। ऐसा भी कह सकता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट भी है, लेंथ भी है, एंगल 0 भी नहीं है तो फोर्स कैसे 0 होगी, तो फिर एंगल 180 हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और जो है रॉड की लेंथ भी मौजूद है, सारी चीज़ें हैं, एंगल जो है 0 भी नहीं है तो फिर 180 बोल देंगे। अगर आपसे कहता है एंगल 180 भी नहीं है तो फिर 0 बोल देंगे। तो आपको सारा बताया फोर्स मिनिमम कब होती है, कैसे हो सकती है, और मिनिमम फोर्स कितनी हो सकती है रॉड पे 0 हो सकती है। सारी चीज़ें बेटा आपको याद रखना है।